बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज हम 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और चारों मौज़ू काफ़ी अहम हैं पाकिस्तान के हवाले से। पहला मौज़ू जो है इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, उसके ख़ित्ते के ऊपर क्या असरात होंगे उस पर बात करेंगे। दूसरा मौज़ू जो है रशियन ऑयल हमारे यहाँ पहुँच चुका है और कहा यह जा रहा है कि ये सस्ता ऑयल है, हमारी इकॉनमी पे इसके क्या असरात होंगे। तीसरा शेल एग्ज़िट कर रहा है, अपने 77% शेयर्स को सेल आउट कर रहा है, इसके क्या असरात होंगे। और आखिर में हम प्रेसिडेंट ट्रंप की इंडाइटमेंट के ऊपर बात करेंगे, उसके असरात जो हैं अमेरिका के तासुर के ऊपर क्या पड़ेगा, अमेरिकन क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो वीकनेसेस का शिकार हैं। इन चार मौजू के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे बात कर लेते हैं। हमें पता है कि दुनिया जो है इस वक्त कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर बड़ा मैटर करता है। तो इस हवाले से क्या मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है इंडिया की, एक तरफ रूस उसके अर्जुन टैंक का मामला हो या उनके मिग-29 एयरक्राफ्ट्स का मामला हो या एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का मामला हो या सब मेरीन्स का मामला हो, उसमें इंगेज है, रशिया उनको हेल्प आउट कर रहा है। अब सोने पे सुहागा अमेरिकन्स और जर्मनी भी साथ साथ इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ कमर चीमा साहब हैं। कमर चीमा साहब, आपको वेलकम करते हैं सर प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर चीमा साहब, हमारे नाजरीन के लिए पहले थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन क्या क्या हो रही है, किस किस सिमत के अंदर हो रही है। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो आपको समझनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका और इजिप्ट के दौरे पे जा रहे हैं। कोई 5 दिन का ये दौरा है और आपको पता है अमेरिका के इस दौरे से पहले अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन आए हुए थे। और ये जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि एक एम्बिशियस नया रोड मैप जो है वो इंडिया और अमेरिका ने तैयार किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने प्रायोरिटाइज करना है को डेवलपमेंट को एंड को प्रोडक्शन को। सो इसमें आप देखें कि और आपको याद है कि जब से इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पावर में आए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। इट मीन्स कि वो अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। सो वो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो जो जो इंडिया के साथ मुआहदे करना चाहते हैं वो ये चीज़ को मेक श्योर करें कि उसकी प्रोडक्शन या उसकी जो को प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो। जिस तरह भी रिसेंटली जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर आए थे तो 6 डीजल सबमरीन्स उन्होंने कहा जी हम इंडिया में बनाएंगे। इसी तरह अमेरिकन जो हैं वो भी, जैसे मैंने बात बताई, कि एम्बिशियस नया रोड मैप लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जो है ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को आगे लेके चलना है और इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट देना। आपको पता है कि अभी ये भी इंडिया ने कहा है कि उनको तकरीबन कोई 30 या 31 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं बाय द अमेरिकन्स और वो तकरीबन $3 बिलियन के आर्म ड्रोन्स हैं। डॉक्टर साहब, सो इसमें अगर उन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी क्या है। डॉक्टर साहब ये तकरीबन 50,000 की फुट की बुलंदी पे चल सकते हैं। तकरीबन 27 घंटे इनकी फ्लाइट है और ये वो कह तो रहे हैं कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इसको चलाएंगे, इसको लगाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्या पता है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होंगे या वो लाइन ऑफ जो कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उसके ऊपर फ्लाई करेंगे। हमें तो इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है और वो सारे आर्म ड्रोन्स हैं जो कि बड़ा हैवीली, जिसे आप समझें कि नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। ऑलरेडी यानी वो, आपको पता है कि इंडिया चीमा ने साहब, दूसरे लफ्ज़ों S-400 में वो चाइना के हवाले से कोई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करे, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। मोहम्मद अली साहब, आपको खुशामदेद कहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, ये थोड़ा सा फरमा दीजिएगा। आपने चीमा साहब की तो बात सुनी होगी, उन्होंने मुख्तसर सा तारुफ दिया। काइंडली ये बताइएगा, एक तरफ तो रशिया इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर भरपूर हिस्सा ले रहा है, चाहे उनकी अर्जुन टैंक हो या मिग-29 जेट फाइटर्स हों, Su-30 हों या उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो S-400 या उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हो। दूसरी तरफ जर्मनी और फिर अमेरिकन्स भी शुरू हो गए। तो आप खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह देखते हैं, चूँकि सारी दुनिया जो है वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करती है। कहा यह जाता है कि अगर बैलेंस ऑफ पावर में तब्दीली आ जाए तो वहाँ पे क्राइसिस, और अगर क्राइसिस प्रॉपरली मैनेज ना हो तो हम वॉर की तरफ चले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे मदऊ किया। और दूसरी बात ये कि मोर्गेंथो साहब इज़ ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट स्कॉलर्स और जो उनका एक बिल्कुल क्लासिकल रियलिस्ट हैं और पावर के
एक्सरसाइज, अकुमुलेशन और मेंटेनेंस को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, तो इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है, जिसको बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है, वो उसका क्वांटिटेटिव के साथ-साथ उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी। और मैं कह ये रहा हूँ कि जो उस पावर की नेचर और कंपोजिशन है, उसका इदराक बहुत अहम है। पहली बात ये है कि सोसाइटल लेवल पे भारत में क्या हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक राइज तो एक रियलिटी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी सोसाइटी में एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और वो अपने आप को फ्यूचर में एक ना सिर्फ एक ग्रेट पावर बनाना चाहता है आलमी सतह पे, बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना चाहता है। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ एक एग्रेरियन सोसाइटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक इंडस्ट्रियल पावर में, तो इस नेचर ऑफ रिलेशनशिप को समझना भारत और अमेरिका के दरमियान बहुत जरूरी है। जब आप अमेरिका का रिसेंटली जो अक्टूबर में उन्होंने रिलीज की थी उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, उसको आप पढ़ें तो आपको एक जुमले में उसकी जो समरी और जिस्ट है वो ये सामने आती है कि अमेरिका इस सदी को डिसाइसिव सदी समझता है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 उसकी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है उसका क्रिटिकल जो एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना है, नंबर 2। तो ये नेचर ऑफ पावर जो है ये डिफरेंट है, नेचर ऑफ कॉन्टेस्ट भी डिफरेंट है। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो चाइना को जो रॉ मटेरियल, मार्केट एक्सेस, रीजनल कनेक्टिविटी, ये तमाम चीजें उसकी स्लो डाउन और डिनाई और डिसरप्ट करना चाहता है, ताकि चाइना का इकोनॉमिक राइज थोड़ा सा रिटार्ड हो जाए। अब आते हैं भारत की तरफ, तो भारत को वो इंडस्ट्रियली बिल्डअप कर रहा है, और जो अभी मोदी साहब का दौरा है अमेरिका का, उसमें तवक्को ये की जा रही है कि शायद जो बहुत एडवांस्ड उनके 5th जनरेशन फाइटर्स के उनके जो इंजन्स हैं उनकी जॉइंट प्रोडक्शन भी डिस्कस की जाएगी। इससे पहले अमेरिका भारत को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक बहुत अहम डील ऑफर कर चुका है। इसके साथ ही साथ ग्रेजुअली चाहे वो उनकी फजाइया हो, चाहे उनकी नेवी हो, चाहे उनकी आर्मी हो, वो इंडस्ट्रियल इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता ऑल इज नॉट लॉस्ट। जो मेरा आखिरी आर्गुमेंट है वो इससे ज्यादा दिलचस्प होगा आपके नाज़रीन के लिए, वो ये है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो ओरिजिनली हमारी तरह ब्रिटिश है स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ उनके जिस तरह आपने भी कहा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो मेन वेपन सिस्टम्स हैं वो ज्यादातर अभी भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इन वेपन्स को इमीडिएटली अमेरिकन वेपन से रिप्लेस करना, उनकी मेंटेनेंस का सिस्टम, ट्रेनिंग का सिस्टम और उनकी डॉक्ट्रिन को चेंज करना, उनकी ट्रेनिंग रिजीम को चेंज करना, ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें दहाइयां लग जाएंगी। तो अगर ये समझा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं, आपने फॉलो किया होगा यूक्रेन वॉर के बारे में आजकल बहस चल रही है कि जी यूक्रेन को F-16 तैयारे दे देने चाहिए। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो ये संजीदा गुफ्तगू इसलिए नहीं है कि खाली तैयारे देने से तो नहीं होता, वो तैयारे देने के बाद उसकी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, उसमें कई साल लग जाते हैं। ये तो नहीं है कि अमेरिकी जहाज आएंगे और अगले दिन वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका से टेक्नोलॉजिकल एक्सेस से फायदा उठाना, लेकिन उनके ऊपर कंप्लीटली इन्हिसार करने से बाज रहना भी है। उनका कोर ऑब्जेक्टिव अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है जी, और जी। ये बात हम अमेरिकियों को बावर कराते रहे हैं कि दे शुड नॉट ओवर एस्टिमेट इंडियन सिक्योरिटी कमिटमेंट इन द कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट। बहुत आपने तफसीलन और बड़ा मुतासर कुन जवाब दिया है। छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो मोहम्मद अली साहब, इससे पहले कि मैं डॉक्टर कमर चीमा से कहूँ कि आपसे सवाल पूछें, मेरा सवाल ये होगा हमारे नाजरीन को समझाने के लिए कि जो इंडस्ट्रियल पावर है उसका मिलिट्री पावर के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक तरफ तो वो इकनॉमिकली इंडिया को चाइना के मुकाबले में लाना चाह रहे हैं, लेकिन कर उनकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये आपके मेरे लिए तो समझ में आती है बात कि मुख्तलिफ चेस बोर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के,
लेकिन हमारे नाजरीन को समझाने के लिए इन दो जो टाइप्स ऑफ पावर है, इनकी कनेक्टिविटी या रिलेशनशिप के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मोहम्मद अली साहब से इस सवाल का हम जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले मोहम्मद अली साहब बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे कि इस वक्त अमेरिकन इंटेंशंस क्या हैं। वो इंडिया की इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर जो है उसको बिल्टअप करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू कंटेन द चाइना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया सिंथेसाइज कर पाएगा रशियन टेक्नोलॉजी को विद द वेस्ट की टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन जो सवाल है वो हमारे नाजरीन को समझना ये होगा कि इंडस्ट्रियल पावर का ताल्लुक क्या है मिलिट्री पावर के साथ, आखिर उसमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत क्यों कर पेश आई है। जी मोहम्मद अली साहब, अगर इसका मुख्तसरन आप जवाब दे पाएँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही जामिया सवाल किया है, प्रोफाउंड क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ कोशिश करता हूँ उसका मुख्तसर जवाब देने की। देखिए, 20वीं सदी की जो दो बड़ी जंगें थी, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, वो बुनियादी तौर पे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की वॉर। तो अमेरिका ने जो दोनों जंगों में फतह हासिल की, वो बाय शेयर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी हासिल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सनत के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो वॉर फुटिंग के ऊपर अपनी रेट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। अच्छा, टैक्टिकल लेवल पे जो जर्मनी या जापान की अफवाज थी, वो उस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकते थे। कि अमेरिका ना सिर्फ अपनी अफवाज को तीनों बर्री, बहरी और फजाई अफवाज को बहुत ज्यादा हथियार फराहम कर रहा था, बल्कि जो अपने हलीफ थे जिसमें बरतानिया है और दीगर ममालिक हैं, उनको भी हथियार प्रोवाइड कर रहा था। तो ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है अमेरिका की, ये बहुत दफा मिलिट्री लिटरेचर में निगलेक्ट किया जाता है एस्पेक्ट। ये डिसाइसिव फैक्टर था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब हम आते हैं कोल्ड वॉर की तरफ। देखिए, कोल्ड वॉर में वेरी क्विकली मैं बताता चलूं कि बहुत से लोग मिलिट्री जो जिसको फोर्स इन बीइंग कहते हैं, यानी कि उस वक्त जो आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको आप मेजर और कैलकुलेट या कंपेयर करते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं होती है। क्योंकि मैदान जंग में जारी बात है, आपके पास टैंक के अगेंस्ट टैंक और बहरी जहाज के अगेंस्ट बहरी जहाज और फजा में फाइटर के अगेंस्ट फाइटर तो होना चाहिए, लेकिन क्या आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो जब आप देखते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम 6-7 साल चली है। अच्छा, अभी आप यूक्रेन की वॉर को देखें, एक तरफ रूस है जो कि अभी भी एक बड़ी दिफाई कुव्वत है, लेकिन वो डिसाइसिव विक्ट्री में तो कन्वर्ट अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को नहीं कर सका है। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ वॉर भी चेंज हो गया है और सिर्फ कन्वेंशनल डोमिनेंस के जरिए आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव इतना करना आसान नहीं रहा है। हाँ, हालांकि यूक्रेन को बहुत से हथियार दूसरी जानिब से मिल रहे हैं, लेकिन उनका नेचर ऑफ वॉर डिफरेंट है। ये एसिमेट्रिकल वॉर है। देखिए, जिस तरह अफगानिस्तान में आपने देखा, इराक में आपने देखा, हिजबुल्लाह या इसराइल की जंग को आप देखें, तो ये एसिमेट्रिकल वॉर है जिसमें जो वीकर साइड है वो अपनी वीकनेस को कंपनसेट करता है एक डिफरेंट तरीके की जंग के जरिए से। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी किसी हद तक इसलिए रेलेवेंट है कि अभी जो डिफेंस बजट है इस वक्त आपने देखा जो हमारा पाकिस्तान का भी आया है, वो तकरीबन 11.5 टाइम्स इंडिया का डिफेंस बजट इस वक्त हमसे ज्यादा हो चुका है। तो हम ये रियलिस्टिकली टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन तो मैच नहीं कर सकते, आर्म्स रेस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाता है, ताकि इंडिया कोई जारहाना हरकत ना कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहम्मद अली साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। जी कमर चीमा साहब, अगर आप पूछना चाहें सवाल। अली साहब, हमें ये बताइए मोहम्मद अली साहब कि ये जो इंडिया, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सिंगापुर थे, शिंगरीला डायलॉग में उन्होंने कहा कि ये जिस तरह वेस्ट इक्विप कर रहा है इंडिया, कोई कहना चाह रहे थे, जारी बात है वो, इससे सिक्योरिटी डायलेमा जनरेट होगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए इसमें क्या? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वेसल फॉर वेसल कंपटीशन नहीं कर सकते, हम टैंक फॉर टैंक नहीं जा सकते, लेकिन क्या इम्प्लीकेशंस हैं? क्या पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड मजीद नीचे करना पड़ेगी, या क्या आप समझते हैं ऑलरेडी नीचे है? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज मिलिट्री जो हार्डवेयर इंडिया के अंदर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ उनकी सेल्फ रिलायंस एंड इन टर्म्स ऑफ बाइंग एज वेल?
बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए 4 इसके पहलू हैं। मैं मुख्तसरन जवाब दूँगा आपको डॉक्टर साहब। पहली बात ये है कि जिस तरह इकोनॉमिक रियलिटी है, मैंने बताया कि इस वक़्त जो हमारा डिफेंस बजट अनाउंस हुआ है 1804 बिलियन रुपीस का, उसको जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है 290 का उसमें मेंशन किया गया, उससे आप डिवाइड कर लें तो तकरीबन $6.22 बिलियन बनते हैं। जबकि जो भारत का डिफेंस बजट इस साल का है वो 72.6 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन 11.5 गुना ज़्यादा है। तो ये तो एक रियलिटी है। तो अब हमने अपने दिफा को भी मतलब मुस्तरद रखना है और साथ ही साथ अमन को भी कायम रखना है। तो क्या किया जाए? हम जो है 3 चीज़ें कर रहे हैं इस वक़्त। पहली बात ये है कि हम जिस तरह आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने पीएमए में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान विल नॉट एंटर इनटू ब्लॉक पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि हमने भी इस 75 साल के तकलीफ दे तजुर्बात से ये सीखा है कि अलायंस स्ट्रेटजी छोटे ममालिक के लिए सलामती की देरपा ज़ामिन नहीं होती है। इसलिए हम बायलैटरल लेवल पे तमाम ममालिक के साथ ताउन करने के ख्वाहां हैं, लेकिन हम किसी अलायंस में नहीं जाना चाहते किसी तीसरी पावर के अगेंस्ट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप रशिया के साथ जो ऑयल और एनर्जी कोऑपरेशन है उसको भी देखना चाहिए, चीन को भी देखना चाहिए। और आपको यकीनन खुशगवार इसमें हैरत होगी कि चीन ने कभी भी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उस पर तशवीश का इजहार नहीं किया है। वो हमें एक ब्रिज समझता है कि वो तवक्को करता है कि हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखें। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट में तीनों सर्विसेज जो हैं वो बतदरीज इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रही हैं। एयरफोर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम JF-17 थंडर का तीसरा ब्लॉक यानी तीसरा वर्जन एडवांस बना रहे हैं इस वक्त, और 100 से ज़्यादा JF-17 थंडर इस वक्त पाक फ़ज़ाइया में परवाज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि नेवी में भी हमारा और चीन का बहुत करीबी ताउन है। इसमें सबमरीनें भी शामिल हैं, इसमें फ्रिगेट्स भी शामिल हैं, और जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है तो उसमें होवित्ज़र, टैंक्स, ये सारी चीज़ों के जो नए मॉडल्स और डिज़ाइन्स हैं वो भी हम खुद बना रहे हैं। तो हम बतदरीज अपना जो इंटरनेशनल इन्हिसार है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा और हम पे कोर्शन और सैंक्शंस का खतरा है वो भी कम होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जहाँ तक आपने स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बात की, तो उसमें भी क्वालिटेटिवली हम इम्प्रूवमेंट मुसलसल पिछले 25 साल में लाते रहे हैं। 25 साल पहले जो हमने एटमी धमाका किया था, ये बताना आपके नाज़रीन को ज़रूरी है कि आज हमारा आर्सनल साइज़, हमारे डिलीवरी व्हीकल्स और हमारा प्रॉपर ट्रायड ऑपरेशनल है। तो भारत भी ये बात जानता है, और वो मैं समझता हूँ कि उसकी कुछ सियासी ख्वाहिशात हैं दाखिली सतह पे, जिसको वो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान को हिट करके या एम्बैरस करके वोट्स में इलेक्शन के करीब ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत में वो ये जानता है कि वो कोई डिसाइसिव विक्ट्री पाकिस्तान पे किसी भी तरह की जंग के ज़रिए से इम्पोज़ नहीं कर सकता। अच्छा मोहम्मद अली साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू इस वक्त चल रही है। मुझे काइंडली ये बताइएगा कि हमारा हम तो कह रहे हैं कि चलें अंदरूनी तौर पे ख़ुद इन्हिसारी की बुनियाद के ऊपर हम अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को लेके चल रहे हैं और फिर चीज़ें हम चाइना से ले रहे हैं। रूस को आप कहाँ देखते हैं? आपको ये महसूस होता है कि लाइक जिस तरह से भारत मुख्तलिफ जो मेजर पावर्स हैं उनसे चीज़ें हासिल कर रहा है, टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, तो हम रूस को अगर लेकर आते हैं इस तरह, तो किसी हद तक हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विज़ा वी भारत। और फिर रूस ने हमेशा हमें टेक्नोलॉजी दी है। इस वक्त हम MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं, उससे माजी में स्टील मिल भी लिया, OGDCL के अंदर भी उन्होंने टावर किया, कुछ पावर प्लांट्स भी हमें लगा के दिए। तो आपको लगता है कि रशिया के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है, वो इस वक्त जो नॉर्मल रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप जो है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट करें? जी, बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, अगेन इसके 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि एक इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है और एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जियोपॉलिटिकली जो है हम देखें, रूस अभी आज सुबह ही आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने एक जगह पे एक थिंक टैंक में खिताब करते हुए बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। और वो मैं समझता हूँ बड़ी प्रूडेंट और वाइज स्टेटमेंट है यूक्रेन वॉर के हवाले से, कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस दोनों के साथ बहुत करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां, और ये उम्मीद करता है कि दोनों के तनाज़ात जल्द खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि हम देखें फूड सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन से भी इंतज़ार करते हैं, हम टैंक्स वगैरह उनसे भी लेते रहे हैं।
कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह के हवाले से भी सब हमारा मेरीन्स ताउन के है। हवाले से भी साथ इंजन लेते रहे। जी, जी, बिल्कुल। जी। और रूस के हवाले से भी रूस एक बहुत अहम मुल्क है। अच्छा, रूस के साथ चूँकि अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली 80s की दहाई में हमारा एक बैगेज मौजूद है, जिससे ग्रेजुअली हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंक्रीमेंटली और ग्रेजुअली हम ताल्लुकात को एससीओ के फोरम से भी और 3-4 जो मुश्तरका मफादात हैं, जिसमें काउंटर टेररिज़्म है, ड्रग्स के खिलाफ फाइट है और एक्सट्रीमिज़्म है, इसके खिलाफ हम ताउन को बायलैटरली बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, अगर अफ़गानिस्तान आप मुझे हवाले से इजाज़त दीजिए, इन मुझे तमाम मामलात में हम आगे ब्रेक का बढ़ रहे कहा हैं। जा रहा है, अगर इजाज़त दीजिए ब्रेक के बाद इस जवाब को मुकम्मल करते हैं और वापस जब हम नाज़रीन हम आएंगे तो हम जो रूस से पहली शिपमेंट आई है उसका भी जिक्र कर लेंगे और साथ में जो शेल एग्जिट कर रहा है पाकिस्तान से उसका तज़किरा भी कर लेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आप सुन रहे थे मोहम्मद अली साहब को। मोहम्मद अली साहब, प्लीज़ अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। जो रूस के हवाले से हम बात कर रहे थे, अगर हम ले आएँ साउथ एशिया में और पाकिस्तान उससे अपने ताल्लुकात को और मज़ीद गहरा करे तो गालिबन ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में वो माविन साबित होगा। जी, बिल्कुल, आपने सही अल्फाज का चुनाव किया है, मैं एग्री करता हूँ, ताकत के तवाज़ुन, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर और नॉट बैलेंस ऑफ टेरर। मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी है कि रूस की भी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है डिफेंस की और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, वो भारत है और हमेशा से रहा है। मेरी चूँकि पहली किताब भी भारत के एटमी प्रोग्राम के हवाले से थी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में इस वक़्त चल रहे हैं, उसमें से बेशतर जो हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं और अभी भी कई फ्यूचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भारत रूस के साथ नेगोशिएट कर रहा है और तवक्को करता है कि वो लगाएगा। अच्छा, इस बात से बालातर होते हुए, इस बात से कतई नज़र कि अमेरिका ने इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील तकरीबन 15 साल पहले इनको ऑफ़र की थी, लेकिन आज तक भारत ने एक भी अमेरिकन ओरिजिन का रिएक्टर इंडिया में नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो हसास और अच्छा, इसको रिलेट करें कि ऑकस के अंदर भी जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, उसमें इंडिया मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, क्योंकि आप जानते हैं बहुत हसास टेक्नोलॉजी होती है और बहुत ही करीबी और यानी कि ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड ताल्लुकात हो तो शेयर की जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि अमेरिका की ऑफर के बावजूद भारत ने अभी तक कोई अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लिया अमेरिका से, और मुसलसल उसने जो रूस के साथ न्यूक्लियर ताउन है उसमें कमी भी नहीं लाई है और उसमें इजाफा भी कर रहा है। दूसरी बात, ये बहुत तीसरी अच्छी बात जी ये जी 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 प्लीज़। जी, तीसरी बात ये कि उसकी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं, मैं ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, अब दफ़ाई मामलात की तरफ आते हुए, वो सारी की सारी रशियन ओरिजिन डिज़ाइन की हैं। उनका जो रिएक्टर है वो रशियन ओरिजिन का है। अच्छा, अब आप उसके मिसाइल्स प्रोग्राम की तरफ आ जाएँ, चाहे वो ब्रह्मोस हो या दूसरे हों, वो सारे रशियन ओरिजिन की टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो अभी भी रूस का के ऊपर जो इंडिया की डिपेंडेंस ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो कम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास जो स्पेस है ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, वो एनर्जी कॉर्पोरेशन में है, जो कि अभी हमारा मसला है और हम चाहते हैं कि सस्ती तवानाई हासिल करें। दूसरी तरफ आप देखें कि हम काउंटर टेररिज्म में हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, दाइश वगैरह का जो कॉमन थ्रेट है, उसको हम डील करना चाहते हैं। तो देयर इज़ इट्स नॉट ज़ीरो सम गेम। हम ठीक है। ग्रेजुअली उन जगहों में ताउन बढ़ा सकते हैं जहाँ पे वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात में कमी नहीं करेगा। बिल्कुल लेकिन ठीक है। ये तवक्को करना कि भारत को वो छोड़ के हमारी तरफ आ जाएगा, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चीमा साहब, आप सवाल कर सकते हैं मोहम्मद अली साहब से, लेकिन साथ में थोड़ा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ ही सिर्फ तावन पूरी दुनिया के साथ क्यों कर रहा है? और भी देखिए फील्ड्स हैं डॉक्टर हमें। जी जी चीमा डॉक्टर साहब। साहब, ये तो देखें देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमें भी तो सिक्योरिटी से आगे मूव ऑन करना चाहिए ना। हम भी तो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। अभी पिछले 20 साल में हम जिस तरह वेस्टर्न ममालिक के करीब थे, हमें जो सोसाइटियल लेवल पे लिंकेजेस डेवलप करने थे, जो इंडस्ट्री, इकोनॉमी और जो बाकी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, उसमें तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, हम वो नहीं कर सके। उस पर फिर बात करेंगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस वक्त जो बड़ा है कि ये जो कैपिटल की फ्लाइट है
सईद मोहम्मद अली साहब का फ़ायदा उठाते हुए इनकी मौजूदगी का, सर ये बताएँ कि ये जो कैपिटल फ्लाइट हो रही है, हमने तो दुनिया के पास जाना था कि मुल्क के अंदर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। हमने तो सीपैक को दिखाया कि भाई देखो किस तरह पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है ब्रिटिश वर्जिन जो जहाज़ हैं वो भी बंद हो गए, बर्तानिया भी अब जहाज़ नहीं भेज रहा, और हम देख रहे हैं कि शेल जो है उसने अपने 77% शेयर जो यहाँ से विथड्रॉ कर रहा है। ये हो क्या रहा है? और ये पर्टिकुलरली शेल के कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा, इसका पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ सकता है? हम्म। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ऑब्वियसली इस वक़्त पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से दरपेश है। एक तो सिक्योरिटी का भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, डेफ़िनेटली। अच्छा, और जहाँ तक शेल का ताल्लुक है, तो मैं इत्तेफ़ाक से शेल का कंसल्टेंट भी रहा हूँ आज से काफ़ी साल पहले, और मैं ये बताता चलूँ, शेल दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल बल्कि एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, जो कि एक्सप्लोरेशन, माइनिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई सब में जाती है। तो वो अपनी ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। अगर आप उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी पढ़ें, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्टर है, उसको ले ऑफ करना चाहती है, और उसके बजाय वो एक्सप्लोरेशन, अल्टरनेटिव एनर्जी और दूसरे शोबों में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ये इट्स पार्ट ऑफ अ ग्लोबल रीथिंकिंग ऑफ द शेल फिलॉसफी, रादर देन अ पाकिस्तान स्पेसिफिक थिंग, जो कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी एक्सप्लॉइट करना चाह रही है इस बात को, कि चूंकि इट रिफ्लेक्ट्स लूजिंग ट्रस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। दैट्स नॉट द केस। बहुत खूब। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा, ये जो पहली शिपमेंट आई है ऑयल की, तेल की हमारे पास, और ये एक तो आप इसे खुशाइन देखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, दूसरा मुख्तसरन ये बताइएगा कि कहा तो ये जा रहा है कि जो रशियन ऑयल है वो कंपैटिबल नहीं है हमारी रिफाइनरीज़ के साथ, तो उसको किस तरह से ये आपको रिजॉल्व होते हुए इशू नज़र आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में ये टेक्निकली एक्यूरेट बात दो वजह से नहीं है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में कई रिफाइनरीज काम कर रही हैं, और उनकी कैपेसिटी और उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट है। पार्को की अलग है, अटक रिफाइनरी की अलग है, नेशनल रिफाइनरी की अलग है, पहली बात। दूसरी बात, ये मतलब बहुत ही रिडिकुलस बात है कि आप तेल एक ऐसा लेके आ जाएं जिसकी आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी ना हो। ऐसी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह डॉक्टर चीमा ने बहुत अहम बात की, उसको रिट्रेट करते हुए देखें, इस वक्त सऊदी अरब जो है वो रशिया से सस्ता तेल ले रहा है अपनी डोमेस्टिक तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बहुत और अहम बात। चूंकि वो सैंक्शंस में है, सैंक्शन रिजीम में है रशिया, तो उसका फायदा उठाते हुए वो अपना महंगा तेल मगरबी मार्केट्स को बेच रहा है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ऑल द मोर रीजन हमने ये एक स्मार्ट सोल्यूशन ढूंढा है कि हम चाइनीज करेंसी में उनको पे करेंगे, ताकि जो वेस्टर्न सैंक्शन है वो भी हम पे असरअंदाज ना हो, लेकिन साथ ही साथ जो सस्ता तेल है उसके जरिए जो सेविंग हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी, उससे भी हम फायदा उठाना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसको टेक्निकल अंदाज से समझने की ज़रूरत है, न कि जो मार्केट के अंदर सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा है उसको बंदा लेकर आगे बात को बढ़ाए। लेकिन उसमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी किसी हद तक आपको रिस्पॉन्सिबल नज़र आती है, जब वो कहते हैं कि हम 30% रशियन ऑयल को 70% सऊदी अरब के ऑयल के साथ मिला के मार्केट के अंदर सेल करेंगे। तो इस तरह के जो मिसपरसेप्शंस हैं वो जनरेट होते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपके साथ बात करके काफ़ी खुशी हुई। चीमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो हमेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा भी थैंक हैं। यू। नाजरीन, आपने सुनी आज की गुफ्तगू, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। नए हफ्ते जब हम आपके सामने दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।